टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ विभिन्न विषयों पर आधारित प्रश्नों और उनकी व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपके प्रीलिम्स की तैयारी और बेहतर हो सके। आइए देखते हैं प्रश्नों को और उनकी व्याख्या को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक औसत मौसम प्रतिरूपों पर अल नीनो का एक सामान्य प्रभाव है? यानी अल नीनो के प्रभाव के बारे में बताना है, किस पर? जो वैश्विक मौसम पर पड़ता है, मौसम प्रतिरूपों पर पड़ता है। पहला ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया में मूसलाधार वर्षा। दूसरा ऑप्शन है पेरू के निकट शीत जल के उत्प्रवाह में वृद्धि। ऑप्शन सी है इंडोनेशिया में सूखा और भारत में दुर्बल मानसून। और ऑप्शन डी है पूर्वी प्रशांत महासागर का शीतलन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इंडोनेशिया में सूखा और भारत में दुर्बल मानसून। अब सवाल है, अल नीनो है क्या? अल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलियन परिघटना का एक गर्म चरण है, यानी अल नीनो सदर्न ऑस्लेशन, ये एक क्या है? एक परिघटना है और इसी के दो चरण हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखें। एक तो गर्म चरण जिसे हम कहते हैं अल नीनो, ठीक है, और दूसरा है शीत चरण जिसे कहते हैं ला नीना, ठीक है, ला नीना, ये है अल नीनो। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा हम अल नीनो को, ताकि आप इस प्रश्न के सही जवाब तक पहुंच पाएं, ठीक है। तो उष्ण, देखिए अल नीनो गर्म चरण है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर महासागर और वायुमंडल इन दोनों के बीच एक अनियमित अंतःक्रिया को दर्शाते हैं और उसी अनियमित अंतःक्रिया के बाद ही विभिन्न प्रकार के जो मौसम है उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, या आप कह सकते हैं कि वैश्विक मौसम प्रतिरूपों में परिवर्तन, अंतर देखने को मिलता है। समझते हैं कैसे। अल नीनो हमने अभी देखा, ये क्या है? सदर्न ऑस्लेशन परिघटना का गर्म चरण है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर महासागर और वायुमंडल के बीच एक अनियमित अंतःक्रिया को दर्शाता है। इसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में निरंतर वृद्धि शामिल है, जिससे विश्व में सामान्य मौसम एवं परिसंचरण प्रतिरूप क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसे हम एक इमेज से समझते हैं कि दरअसल अल नीनो क्या है। अल नीनो तब विकसित होता है जब व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। इसे हम इमेज से समझते हैं। ये देखिए, एक आपके सामने वर्ल्ड इमेज है जिसमें अल नीनो का प्रभाव पड़ता है किस रीजन से? इस रीजन से, ठीक है, इस वाले रीजन से, पेरू और चिली के तट से, यहाँ इस हिस्से की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे इस इमेज में समझते हैं। अल नीनो के बारे में अभी हमने क्या देखा कि अल नीनो तब विकसित होता है जब व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती हैं। सामान्य तौर पर क्या देखने को मिलता है? सामान्य तौर पर ये कंडीशन होती है नॉर्मल डेज में, जिसमें ये जो कोल्ड वाटर यहाँ है, ठीक है, और इक्वेटोरियल विंड से जो मूव्स वार्म वाटर फ्रॉम दिस, यहां से यहां की ओर, ये नॉर्मल पैटर्न है। और यहां से जो वार्म वाटर इस तरफ जाता है, तो जहां वार्म वाटर जाता है लो प्रेशर बनता है, और जहां नहीं होता, वहां जहां कोल्ड वाटर है वहां पर हाई प्रेशर बनता है। अल नीनो में क्या होता है? अल नीनो में इसका जो वार्म वाटर है इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अल नीनो में वीकर विंड्स की वजह से, यहां से क्या होती है, जो विंड्स जाती हैं, व्यापारिक पवनें जाती हैं, अल नीनो की कंडीशन के थोड़ा सा पहले ही ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये कमजोर हो जाती हैं, और इन व्यापारिक पवनों के कमजोर होने की वजह से जो गर्म वायु, आप कह सकते हैं जल है, उसका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है, या आप कह सकते हैं गर्म हवा का भी मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। तो वीकर विंड्स की वजह से वार्म वाटर इस तरफ, ईस्ट की तरफ मूवमेंट करने लगता है। वार्म वाटर की यहां आने से क्या होगा? आप सभी जानते हैं, जहां आएगा यहां क्या होगा? लो प्रेशर बन जाएगा, और यहां क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। अब इससे क्या होता है? अभी तक क्या होता था नॉर्मल में? यहां पर बनता था लो प्रेशर, और लो प्रेशर बनने से यहां पर बारिश होती थी, क्योंकि लो प्रेशर से हवा ऊपर की ओर उठती है। हवा जब ऊपर की ओर उठेगी तो ऊपर संघनन होगा, संघनन से यहां पर बारिश होगी, बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी। ये विंड यहां भी चल के आती है, ठीक है, और यहां पर क्या है, जैसे देखा हमने लो प्रेशर, तो ठीक इसकी दूसरे तरफ यहां पर क्या है? मेडागास्कर वाला रीजन। मेडागास्कर वाले रीजन पर क्या क्रिएट होता है? यहां पर हाई प्रेशर, ठीक है। अब वहां हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो मेडागास्कर वाले रीजन पर जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ये यहां से जब हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो तिब्बत पर यहां पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी समय की बात है। तो जो मूव्स करती है वो हवा कहां की ओर जाती है? लो प्रेशर की ओर। और इसी समय ये जो ओशनिक वाटर है, यहां से हवा आर्द्रता उठा के लेके जाती है, और यही समय होता है जब ये हवा दो डायरेक्शन में मूव करती है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। यहां पर पश्चिमी भारत के
ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में क्या है, पर्वत है, इनसे टकराने की वजह से यहाँ काफी तेज बारिश होती है। और दूसरा जो मूवमेंट है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, ये ईस्टर्न घाट से यहाँ इस तरफ इस वाले रीजन में पूर्वी घाट से टकराता है, हल्का से यहाँ आगे आगे जाके बारिश होती है। यहाँ पर अरावली रेंज है, अरावली रेंज के पैरेलल ही ये हवा होती है, इस वजह से ये पर्वत हवाओं को टकरा नहीं पाते, पैरेलल ही ये आगे निकल जाती है ना। तो यहाँ बारिश इसी वजह से नहीं हो पाती। ये था भारत का मैप जो हमने समझा। तो अल नीनो में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये हुआ, मानसून आया, बारिश हुई, अच्छी फसल उत्पन्न हुई। अल नीनो में ठीक इसका उल्टा हो गया, यहां बन गया क्या, लो प्रेशर, यहां बन गया हाई प्रेशर। अब जब यहां हाई प्रेशर बन गया तो हाई प्रेशर की क्रिएट होने से अब क्या हो गया, ऐसी कंडीशन नहीं बन पाती कि यहां पर हाई प्रेशर बने, यहां बन जाएगा फिर लो प्रेशर, यहां क्या है हाई प्रेशर, यहां है लो प्रेशर। अब लो प्रेशर की वजह से हवा का मूवमेंट लो प्रेशर इस तरफ नहीं हो पाता, इस वजह से भारत में सूखा की कंडीशन होती है। और यहां हाई प्रेशर बना, यानी इस रीजन में भी क्या हो गया, सूखा की स्थिति, यहां पर बारिश नहीं हुई। तो एल नीनो की जब हम बात करेंगे, यहां पर इंडोनेशिया में सूखा और भारत में जो दुर्बल मानसून की बात आती है वो इसी वजह से आती है। तो ये हमने समझा किसी अल नीनो की कंडीशन को। अल नीनो यानी व्यापारिक पवनें जब कमजोर होती हैं या अपनी दिशा बदल देती हैं, जैसे पेरू और इक्वाडोर के तटों पर ठंडे पोषक तत्वों से जो भरपूर जल है वह ऊपर उठना कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप पूर्वी प्रशांत सामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जबकि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। यह बदलाव वॉकर परिसंचरण को बदल देता है, जो कि अभी हमने यहाँ देखा। यानी नॉर्मल कंडीशन में ये वॉकर परिसंचरण है, और जब ये कंडीशन चेंज हो जाती है तो ये मूवमेंट इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, ये कोल्ड, जैसे ही गर्म वाटर ऐसे खिसकता था तो ये अंदर का अपवेलिंग होती थी, अपवेलिंग से यानी जो जल है अंदर का पोषक तत्वों से भरपूर वो ऊपर आ जाता था। तो मछलियों का प्रोडक्शन इस रीजन में काफी होता था। सामान्य शब्दों सामान्य कंडीशन में होता है, जब एल नीनो की कंडीशन होती है तो ये बदल जाता है। ठीक है, तो हमने समझा एल नीनो को। प्रश्न को आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले आपके लिए खास खबर है, दृष्टि आईएएस ने लॉन्च किया है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स, ताकि आप ऑनलाइन यूपीएससी की तैयारी कर सकें। खास बात क्या है, यूपीएससी से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस, दृष्टि की मैगजीन्स, प्रिंटेड बुकलेट्स, सब कुछ आपको मिल रहा है 34,999 रुपए। ये क्लास आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस क्लास में आपको ईएमआई की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको इसमें डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड के इस्तेमाल करने से आपको इस कोर्स में काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कोर्स आपको हिंदी, इंग्लिश तीनों में मिलेगा। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश मिक्स में, नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। अब कहां से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप के स्टूडियो जीएस फाउंडेशन कोर्स में। यानी आप उस लिंक से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। कोई और जानकारी चाहिए हो तो कॉल करें 8750 पर। अब सबसे खास बात क्या है, आपने इसमें एडमिशन लिया, भविष्य में आपका मन हो आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में क्लास करना चाहते हैं, किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये कोर्स आपको मिल रहा है फ्री, तो मौके का फायदा उठाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर को, अगले प्रश्न को। प्रश्न है, हिंद महासागर द्विध्रुव इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, सकारात्मक इंडियन ओशन डायपोल के दौरान अफ्रीका के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का ऊष्मन होता है, जबकि इंडोनेशिया के निकट पूर्वी हिंद महासागर का शीतलन होता है। दूसरा, नकारात्मक आईओडी के दौरान पूर्वी हिंद महासागर का ऊष्मन होने के साथ अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है हमें बताना है। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। अब यहाँ सवाल है कि हिंद महासागर द्विध्रुव यानी इंडियन ओशन डायपोल है क्या। हम जानते हैं हिंद महासागर का कुछ इस तरीके से प्रतिरूप है। ठीक है, हमने देखा भी है, थोड़ा सा आप इसे मैप में ही समझ लीजिए। ये देखिए, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये क्या है, हिंद महासागर। अगर हिंद महासागर के पूर्वी हिस्से में ठंडा जल एकत्रित हो जाए और पश्चिमी हिस्से में गर्म जल एकत्रित हो जाए तो अब ये 2 पोल बन गए, और इन्हीं पोल्स को कहा जाता है क्या, हिंद महासागर द्विध्रुव। और ठीक, ये उल्टा भी हो सकता है, तब भी ये 2 पोल ही कहलाएंगे। लेकिन हिंद महासागर द्विध्रुव 2 प्रकार से होते हैं, एक तो पॉजिटिव आईओडी और दूसरा है नेगेटिव आईओडी। ठीक है, तो हिंद महासागर द्विध्रुव पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के बीच तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न एक परिघटना है।
दो तरीके से है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब? जब हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से में गर्म जल हो और पूर्वी हिस्से में कोल्ड वाटर हो, पूर्वी हिंद महासागर में ठंडा जल हो, तब इसे कहते हैं पॉजिटिव हिंद महासागर। और ठीक इसका उल्टा हो, अगर यहां पर कोल्ड वाटर हो और यहां वार्म वाटर हो, तो ये होगा नेगेटिव आईओडी। ठीक है, कैसे, हम ये भी समझते हैं। देखिए, अगर यहां पर वार्म वाटर है, इसका मतलब क्या होगा, यहां से हवा ऊपर उठेगी, ठीक है, और ऊपर उठने की वजह से ये इस तरफ जाएगी, यहां पर वर्षा होगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका। नेगेटिव यानी यहां कोल्ड वाटर होगी तो यहां हवा ऊपर नहीं उठ पाएगी। बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हिंद महासागर, देखिए हमने बात किया कि ये दोनों क्या है, तापमान के अंतर के कारण एक परिघटना को ये शो करते हैं। धनात्मक आईओडी के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, यानी यहाँ वार्म वाटर होता है पश्चिमी रीजन में, जबकि इंडोनेशिया के पास पूर्वी हिंद महासागर में तापमान घट जाता है। इससे भारत में अधिक मानसूनी वर्षा, इंडोनेशिया में शुष्क मौसम तथा अरब सागर में अधिक चक्रवात निर्मित होते हैं। हमने देखा, इससे यहाँ पर भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होगी, तो ये हमने क्या कहा, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव का मतलब कब है, ऋणात्मक आईओडी में पूर्वी हिंद महासागर गर्म होता है। हमने देखा भी कब ऋणात्मक है, इसका मतलब पूर्वी हिंद महासागर क्या है, वार्म, और ये क्या हो गया, कोल्ड। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में मानसूनी वर्षा कमजोर होती है और इंडोनेशिया की वर्षा में वृद्धि होती है। तो भारत के लिहाज से ये पॉजिटिव आईओडी और नेगेटिव आईओडी कहलाता है। ठीक है, ऋणात्मक आईओडी के परिणाम स्वरूप बंगाल की खाड़ी में सामान्य से अधिक चक्रवाती उत्पत्ति यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण होता है और अरब सागर में चक्रवातों की उत्पत्ति कम हो जाती है। यानी हमारे सेंटेंस के मुताबिक यहाँ पर हमारा दूसरा कथन गलत है और पहला सही है। सकारात्मक आईओडी के दौरान अफ्रीका के निकट पश्चिमी हिंद महासागर का ऊष्मण होता है, हमने देखा भी यहाँ ऊष्मण होता है सकारात्मक में, और इससे क्या होता है, इंडोनेशिया के निकट पूर्वी हिंद महासागर का शीतलन हो जाता है। भारत में मानसूनी वर्षा होती है। दूसरे में पूर्वी तट पर पूर्वी हिंद महासागर यानी ये वाली रीजन, इसका ऊष्मण होने के साथ अरब सागर चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि होती है। सेंटेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस स्थिति में असामान्य तीव्र व्यापारिक पवनों के कारण मध्य तथा पूर्वी प्रशांत महासागर में शीत जल का असामान्य संचय होता है। और दूसरा कथन है, ला नीना की स्थिति में उत्तरी अमेरिका में शीतकालीन तापमान सामान्य रूप से कम होता है तथा अटलांटिक महासागर में हरिकेन गतिविधियों में वृद्धि होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है? केवल ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। अभी हमने समझा था किसको, अल नीनो को, और ला नीना एल नीनो का बिल्कुल ऑपोजिट है। कैसे? अल नीनो में हमने देखा अभी इसी इमेज में, थोड़ा सा हम इसे इमेज लगा, ठीक है। अल नीनो में हमने क्या देखा था, यहां से वार्म वाटर गया, ठीक है, और यहां पर लो प्रेशर क्रिएट कर दिया, यहां हाई प्रेशर क्रिएट कर दिया। अब इससे भारत की मानसून प्रभावित हुआ, भारत में सूखा पड़ा। अब उल्टा ला नीना में क्या है, ला नीना में जो व्यापारिक पवनें इस दिशा से इस दिशा की ओर बह रही थी, ये व्यापारिक पवनें और तेज, बहुत तीव्र गति से आती हैं। जब व्यापारिक पवनें बहुत तीव्र गति से आती हैं तो गर्म पानी या गर्म वाटर या गर्म पानी बहुत तेज से यहाँ आएगा, बहुत तेजी से आएगा, यानी बहुत ज्यादा यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट होगा। बहुत अधिक लो प्रेशर के क्रिएट होने से हवा जब ऊपर उठेगी, गर्म होकर ऊपर उठने के संदर्भ में बहुत अधिक आर्द्रता नमी को लेकर रहेगी, नमी को लेकर आएगी। ये नमी यहाँ से वर्षा कराएगी और यही हवा आगे बढ़ती जाएगी, गर्म वाटर को आगे लेके जाएगी, जिससे यहाँ भी खूब वर्षा होगी। और आगे जो हमने मेडागास्कर वाली बात कही थी, वहां पर भी क्या होगा, बहुत अधिक हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और तिब्बत में लो प्रेशर क्रिएट है, वो भी बहुत ज्यादा नमी लेकर आएगी और उससे बहुत तेजी से बारिश होती है। यानी ला नीना बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति है, जबकि हमने देखा कि जो अल नीनो था वह सूखा की स्थिति थी। ठीक है, तो ला नीना को आप कैसे समझेंगे, व्यापारिक पवनें जब तेजी से ऑस्ट्रेलिया की ओर आगे की ओर बढ़ती हैं, यानी अल नीनो की ठीक आप कहेंगे अलग कंडीशन। अल नीनो दक्षिणी दोलन प्रणाली का ही ये एक हिस्सा है, जिसमें महासागर और हमने देखा था वायुमंडल के दोनों के बीच के संयोजन से एक अंतःक्रिया को यह दर्शाता है। ठीक है, ला नीना परिघटना व्यापक रूप से हमने देखा ENSO प्रणाली का हिस्सा है। अल नीनो जहां उष्ण अवस्था है, वहीं
लानीना क्या है? शीत अवस्था है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बारिश होती है। प्रायः अल नीनो घटना के बाद यह घटना घटित होती है, यानी विपरीत जलवायु प्रभाव यह उत्पन्न करता है। लानीना के दौरान व्यापारिक पवनें असामान्य रूप से प्रबल हो जाती हैं, जिससे गर्म सतही जल पश्चिम की ओर बहुत तेजी से आगे की ओर बढ़ता है और पूर्व और मध्य प्रशांत महासागर में ठंडे पोषक तत्वों को वो लेकर आगे की ओर चल जाता है। और ये जो है देखिए, हमने देखा भी, जब ये बहुत तेजी से हवा गर्म ऊपर की ओर बढ़ेगी तो यहां से जो पोषक तत्व हैं वो और ऊपर आएंगे, है ना। तो यहाँ पर मछली की जो प्रोडक्शन की बात हमने की थी वो बढ़ता है, ठीक है। पूर्वी प्रशांत में समुद्र की सतह का तापमान औसत से कम हो जाता है। पहला कथन यहाँ सही हो जाएगा। अब हम हमारे आगे कथनों की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्थिति में असामान्य तीव्र व्यापारिक पवनों के कारण मध्य पूर्वी प्रशांत में शीत जल का असामान्य संचय होता है। हमने क्या देखा, यानी यहाँ हमारा पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, लानीना की स्थिति में उत्तरी अमेरिका में शीतकालीन तापमान सामान्य से कम होता है तथा अटलांटिक महासागर में हरिकेन गतिविधियों में वृद्धि होती है। इसे समझते हैं कैसे। देखिए, जैसे ही बहुत तेजी से हमने देखा कि यहाँ पर गर्म हवा इस तरफ लेकर जो व्यापारिक पवनें हैं वो वार्म वाटर को इस तरफ ढकेल देती हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर गिर जाएगा। जब गर्म पानी इस तरफ आ गया, व्यापारिक पवनों से ढकेल के इस तरफ आ गया, तो यहाँ अपवेलिंग की वजह से जो ठंडा पानी है भरपूर पोषक तत्वों के साथ ऊपर आ गया, यहाँ पर टेम्परेचर गिर गया, यानी यहाँ औसत से ज्यादा तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो इस रीजन में क्या हो जाती है, ठंडक आ जाती है ना। तो इसलिए जो दूसरा सेंटेंस है हमारा वो हो जाएगा सही, और अटलांटिक महासागर में हरिकेन गतिविधियां उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहिरूष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये ध्रुवीय वाताग्रों पर विकसित होते हैं तथा उष्ण कटिबंधीय वायुराशियां शीत ध्रुवीय वायुराशियों से मिलती हैं। दूसरा कथन है, ये चक्रवात मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में कम दाब वाले क्षेत्रों में पवनों की अभिसरण के कारण निर्मित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। सवाल पूछा जा रहा है बहिरूष्ण चक्रवात के बारे में। बहिरूष्ण, बहिर मतलब बाहर, उष्ण कटिबंध के बाहर वाला रीजन, जिसे समशीतोष्ण चक्रवात भी कहा जाता है, जिसे मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कहा जाता है और इसे लहर चक्रवात भी कहा जाता है। सामान्यतः ध्यान रखें, अमूमन जो बहिरूष्ण चक्रवात है वो वाताग्र से निर्मित होते हैं। किससे? वाताग्र से निर्मित होते हैं। तो मान लीजिए गर्म वायु राशि ऊपर बढ़ी और ठंडी वायु राशि स्थान को भरने के लिए नीचे की ओर आई। अब ये गर्म वायु राशि इसके ऊपर जैसे आ गई है, अब यहाँ जो ये कर्व निर्मित हुआ, दिस इज वाताग्र। तो जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, माफ कीजिएगा, जो बहिरूष्ण चक्रवात हैं, समशीतोष्ण चक्रवात हैं, वो वाताग्र से निर्मित होते हैं। और हम अगर देखें कि विभिन्न वायुदाब पेटियों में ये कहाँ निर्मित होते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 30 से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच, 30 से 60 डिग्री नॉर्थ के बीच और 30 से ही 60 डिग्री साउथ के बीच, 30 डिग्री से 60 डिग्री साउथ के बीच, यानी यहां समशीतोष्ण रीजन में ये चक्रवात निर्मित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर ये विकसित होते हैं और निम्न वायुदाब प्रणाली का ये हिस्सा है। निम्न वायुदाब प्रणाली के हिस्से के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो अगर हम इन कथनों की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ध्रुवीय चक्रवात पर विकसित होते हैं, ध्रुवीय वाताग्रों पर विकसित होते हैं, जहां उष्ण कटिबंधीय वायु राशियां शीत ध्रुवीय वायु राशियों से मिलती हैं। देखिए कैसे, ये है यहाँ पर जो वायु राशियां होंगी वो क्या है, उष्ण वायु राशियां होगी। तो ये जब ऊपर की ओर जाएंगी और यहाँ ध्रुव से ठंडी वायु राशियां आएंगी, तो जब गर्म वायु राशियां और ठंडी वायु राशियां जब यहाँ मिलेंगी, जिससे वाताग्र का जब निर्माण होगा, उस वहां पर ही बहिरूष्ण चक्रवात निर्मित होंगे, समशीतोष्ण चक्रवात निर्मित होंगे। तो पहला सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा, ये चक्रवात मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में कम दाब वाले क्षेत्रों में पवनों के अभिसरण के कारण निर्मित होते हैं। दरअसल ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, पवनों के अभिसरण के कारण, नहीं, पवनों के अभिसरण के कारण समशीतोष्ण चक्रवात निर्मित नहीं होते, वाताग्र से ये निर्मित होते हैं। और समशीतोष्ण रीजन में हमने इन दो वायु राशियों की बात भी की, यहाँ से उष्ण वायु राशि, वहां से ध्रुवीय ठंडी शीत वायु राशि, ठीक है, इनसे वाताग्र निर्मित हुआ। तो दूसरा सेंटेंस गलत है, पहला सही है, केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, वायु राशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वायु का एक विशाल पिंड होता है जिसमें अपने स्रोत क्षेत्र से प्राप्त एक समान तापमान और आर्द्रता जैसी विशेषताएं होती हैं। दूसरा कथन है, वायु राशियों का विकास आमतौर पर महासागरों, रेगिस्तानों या हिमावरण वाले मैदानों जैसी बड़ी एक समान सतहों पर होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। अगर हम बात करें इस प्रश्न की, ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम वायु राशियों की बात करते हैं तो वायु राशि एक विशाल पिंड है, यानी किसका? वायु का। तो एक विशाल वायु का पिंड जिसे हम क्या कहेंगे कि समरूप पिंड है। क्या है? उसकी जो रूपता है उसमें सब समानता पाई जाती है, इसलिए कहा जाता है कि वायु राशि, या हम चूंकि वायु राशियों के संदर्भ में ही चर्चा कर रहे हैं तो वायु राशियां एक विशाल वायु का समरूप पिंड होती हैं जो अपनी संपूर्ण क्षैतिज सीमा में एक समान तापमान और आर्द्रता प्रदर्शित करती हैं। एक समान क्षैतिज सीमा में एक समान तापमान और आर्द्रता प्रदर्शित करती हैं, यानी पहला सेंटेंस हमारा यहां पर हो जाएगा सही वायु राशियों के संदर्भ में। दूसरा, वायु राशियों का विकास आमतौर पर महासागरों, रेगिस्तानों या हिमावरण वाले मैदानों जैसी एक समान सतह है, बहुत एक समान सतह है, तो यहां पर बिल्कुल वायु राशियों का विकास होगा। दोनों सेंटेंस सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। वायु राशियों वायु का एक विशाल समरूप पिंड है जो अपनी संपूर्ण क्षैतिज सीमा में एक समान तापमान और आर्द्रता प्रदर्शित करता है। ये विशेषताएं तब होती हैं जब वायु किसी क्षेत्र पर पर्याप्त अवधि तक रहती है, यानी पर्याप्त समय तक रहती है, जिससे वह एक सतह की तापीय और आर्द्रता संबंधी विशेषताओं को ग्रहण कर पाती है। दूसरे सेंटेंस को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? किसी वायु राशि के निर्माण के लिए सतह का विस्तृत, एक समान और स्थिर होना आवश्यक है, और हमने जो बात की वो तीनों यहां पर है, जैसे महासागरों में, रेगिस्तानों में, बर्फ से ढके मैदानों पर जहां तापमान एवं दाब में न्यूनतम परिवर्तन देखने को मिलता है, सतह तथा ऊपरी पवन के बीच लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने की अनुमति यह देता है। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस सही थे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें ऐसी मौसम प्रणाली का विकास होता है जिसमें उष्ण आर्द्र पवनें क्रमिक रूप से वापस लौटती हुई शीत वायु राशि के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं, जिससे स्तरित मेघ निर्मित होने के साथ लंबे समय तक बड़े क्षेत्र में लगातार हल्की एवं विस्तृत वर्षा होती रहती है। अब आप बताइए कि एग्जाम्पल किसका है? ठीक है, उपयुक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाताग्र का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए शीत वाताग्र, ऑप्शन बी उष्ण वाताग्र, ऑप्शन सी अचर वाताग्र, ऑप्शन डी अधिविष्ट वाताग्र। देखिए क्या कहा गया है इसमें? एक ऐसी मौसम प्रणाली का विकास हुआ यानी वहां हल्की लगातार लंबे समय तक बारिश होती रहती है। ये किस कंडीशन में होती है? जब उष्ण आर्द्र पवनें क्रमिक रूप से वापस लौटती हुई, उष्ण आर्द्र पवनें क्रमिक रूप से वापस लौटती हुई शीत वायु राशि के ऊपर, शीत वायु राशि के ऊपर, ये क्या बन गया? वाताग्र। और अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जिसमें शीत वायु राशि के ऊपर अगर उष्ण वायु जो वायु राशि है वो आ जाए, उष्ण वायु राशि ने क्या किया? शीत वायु राशि को ढक लिया और उससे वाताग्र बना, तो हम इस प्रकार के वाताग्र को कहते हैं उष्ण वाताग्र। यानी जब एक गर्म वायु राशि एक ठंडी वायु राशि की ओर बढ़ती है, एक गर्म वायु राशि एक ठंडी वायु राशि की ओर बढ़ती है, इस ओर बढ़ गई है, ठीक है, ठंडी वायु राशि की ओर बढ़ गई और धीरे धीरे इसके ऊपर उठती गई, धीरे धीरे इसके ऊपर उठती गई। अब ये जो वाताग्र बना इसे कहते हैं उष्ण वाताग्र, और इसी में लंबे समय तक बड़े क्षेत्र में हल्की और विस्तृत वर्षा होती रहती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी उष्ण वाताग्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब एक गर्म वायु राशि एक ठंडी वायु राशि की ओर बढ़ती है और धीरे धीरे इसके ऊपर उठती है तो एक उष्ण वाताग्र निर्मित होता है। गर्म नम वायु के क्रमिक उत्थान के परिणाम स्वरूप स्तरीय और कपासी वर्षीय मेघ निर्मित होते हैं, जिससे प्रचंड तूफानों के बजाय लगातार तथा लंबे समय तक वर्षा होती है। ठीक है, इसके विपरीत गर्म वायु के तीव्रता से ऊपर उठने के कारण एक शीत वाताग्र अल्पकालिक तीव्र वर्षा और गरज के साथ तूफान उत्पन्न करता है। तो शीत वाताग्र में क्या है? गर्म वायु राशि की तीव्रता से ऊपर उठने के कारण, ध्यान रखिएगा, ऐसा घटित होता है। अगली खबर, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह महासागर नितल का सबसे तीव्र ढलान वाला भाग है।
दूसरा, यह चिली और सुमात्रा के तटों पर लगभग अनुपस्थित है। और तीसरा, यह जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछा गया किसके बारे में? महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में। क्या है महाद्वीपीय शेल्फ? तो ध्यान रखिएगा, महाद्वीप का उथला जलमग्न विस्तार, देखिए मान लीजिए महाद्वीप, थोड़ा सा इसे और ऐसे बना दें, ठीक है, यहां पर जल भरा हुआ है, ठीक है, ये महाद्वीप का हिस्सा है और ये क्या है? ये महासागर का हिस्सा, ठीक है। तो महाद्वीप का ये उथला, यहां पर क्या है? ये उथला, लेकिन ये क्या है? जलमग्न, जल से ये मग्न हिस्सा है, यही है दरअसल महाद्वीपीय शेल्फ। ये क्या है? यही है महाद्वीपीय शेल्फ, ठीक है। तो महाद्वीप का उथला जलमग्न विस्तार है जो तट रेखा से, ये क्या है? तट रेखा है ना, जो तट रेखा से समुद्र की ओर धीरे धीरे ढलान बनाती हुई अंदर गहराई तक चला जाता है, ठीक है। ये क्या है? ये है महाद्वीपीय शेल्फ। अब प्रश्न में पूछा गया है इसी के संदर्भ में, यह महासागर नितल का सबसे तीव्र ढलान वाला भाग है? नहीं, यह महासागर नितल का तीव्र ढलान वाला भाग नहीं है। देखिए बिल्कुल इसकी स्लोप बिल्कुल कम है, यह तीव्र ढलान वाला हिस्सा नहीं है। पहला सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा, यह चिली और सुमात्रा के तटों पर लगभग अनुपस्थित है, यह बिल्कुल सही है। दरअसल चिली और सुमात्रा वाले रीजन जो तट है वहां पर अनुपस्थित है, वहां पर नहीं है, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अगला है, यह जीवाश्म ईंधन का एक प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो अवसाद है इकट्ठे होते रहते हैं और ये अवसाद क्या है? जीवाश्म ईंधन के स्रोत हैं। दूसरा सेंटेंस भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल 2 सही हैं। तो केवल 2 में क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ महाद्वीपीय भूभाग का जलमग्न विस्तार है जो महासागर का सबसे उथला भाग बनाता है। हमने देखा ना, सबसे उथला, बिल्कुल उथला हिस्सा है जो ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये बिल्कुल, ये क्या है? तो महाद्वीपीय आपने देखा हिस्सा है इसका, ये बिल्कुल उथला हिस्सा, फिर नीचे आएगी, ये स्लोप आएगी, जब ढलान आएगी नीचे की ओर धस जाएगा, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये है स्लोप मतलब ढाल, ठीक है। और फिर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसी स्तर पर देखिए ये बहुत बड़ी एक खाई बन गई है, खाई नुमा संरचना हो गई है, बिल्कुल खड़ी ढाल वाली, बिल्कुल सकरी, और इससे अवसाद बह के आगे की ओर जाते हैं गहराई में, ठीक है। इसे कहते हैं सबमरीन कैन्यन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यह तट और महाद्वीपीय ढलान के बीच स्थित एक आमतौर पर लगभग 1 डिग्री या उससे कम का सौम्य ढाल है, गहरा ढाल नहीं है, इसलिए पहला सेंटेंस हमारा सही नहीं था। महाद्वीपीय शेल्फ महासागर तल का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाला भाग नहीं है। यह विशेषता महाद्वीपीय ढलान की है जो गहरे महासागरीय बेसिन में हो। ये महाद्वीपीय ढलान, ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसकी विशेषता थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय शेल्फ कुछ विवर्तनिक रूप से सक्रिय महाद्वीपीय किनारों जैसे चिली और सुमात्रा के तटों पर लगभग अनुपस्थित है। हमने देखा दूसरे सेंटेंस के हिसाब से, लाखों वर्षों में नदियां, हिमनदों और लहरों द्वारा लाए गए तलछट निक्षेप से इन शेल्फों पर ये सब जमा हो जाते हैं, निक्षेप, जिससे ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन के समृद्ध स्रोत माने जाते हैं। तो हमारे बाकी 2 और 3 सेंटेंस सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निमग्न कैनियन सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके किनारों पर मिलते हैं? निमग्न कैनियन सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके किनारों पर मिलते हैं? ऑप्शन ए, भ्रंशित ढलानों और अनेक द्वीपों वाले तट पर। दूसरा ऑप्शन बी, उथले ढलानों वाले दांतेदार तट पर। ऑप्शन सी है महाद्वीपीय सीमांतों के सीधे तट पर। और ऑप्शन डी है विस्तृत हिम शेल्फ वाले ध्रुवीय तट पर। निमग्न कैनियन इस प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का दरअसल सही जवाब है ऑप्शन सी, महाद्वीपीय सीमांतों के सीधे तट पर। और अभी हमने देखा ही, जो महाद्वीप वाले हमने अभी घटना देखी थी, उसमें जो गहरी खाई थी ना, ये वही था निमग्न कैनियन, क्योंकि वो जल के अंदर निमग्न था और गहरी बिल्कुल संकरी खाई बन गई थी, है ना, संकरी बिल्कुल। तो समुद्र के नीचे महाद्वीपीय मग्न तट और ढाल पर स्थित एक गहरी संकरी और खड़ी दीवारों वाली जो खाई है, घाटी जिसे हम कहते हैं, खाई नहीं कहेंगे, खड़ी दीवारों वाली घाटी,
वही है निमग्न कैन्यन। और ये हमने देखा कि कहाँ बनती है, अभी हमने इमेज में ही देखा था। ये देखिए, ये तो क्या क्या था, ये तो शेल्फ था, ये महाद्वीप है, ये महाद्वीपी शेल्फ है, ये ढाल है, ये देखिए, ठीक है। और इसी ढाल में ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल भरा हुआ है अवसादों को, बिल्कुल गहरा, बहुत गहरी घाटी के रूप में ये आगे अवसादों को लेकर जाता है। यही कहलाता है सबमरीन कैन्यन, या हम जैसे कहते हैं निमग्न कैन्यन, ठीक है। तो निमग्न कैन्यन गहरी संकरी घाटियां होती हैं जिनकी खड़ी दीवारें ऊर्ध्वाधर किनारे होते हैं जो भूमि पर पाई जाने वाली घाटियों से मिलती जुलती हैं। जैसा कि घाटियां हमने देखा, वी शेप की घाटियां हमने देखा ना। कैन्यन क्या है, बिल्कुल खड़ी एक समान तरीके से, जिसमें क्या हो, अपर्दन हो। कैन्यन है, संकरा भी होता है कैन्यन, है ना। ये महाद्वीपीय शेल्फ और ढलान क्षेत्र के साथ साथ पाई जाती हैं। महाद्वीपीय किनारा गहरे समुद्र तल की ओर उतरता है। ऐसा माना जाता है कि आकृतियां प्राचीन नदियों द्वारा निर्मित हुई थी और बाद में बढ़ती हुई समुद्र तल के कारण जलमग्न होती चली गई। हमने इमेज में सीधे देखा है, यही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, महाद्वीपीय सीमांतों के सीधे तट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गयोट्स को निम्नलिखित में से किस रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? ऑप्शन ए, सपाट शीर्ष वाले निमग्न ज्वालामुखी पर्वत। ऑप्शन बी, प्रवाल निक्षेपण से निर्मित शंक्वाकार पहाड़ियां। ऑप्शन सी, प्लेट क्षेपण द्वारा निर्मित निमग्न गर्त। और ऑप्शन डी, महासागरीय अधस्थल के विस्तार से निर्मित गहन समुद्री कटक। अब देखिए, पूछा किसके बारे में गया है, गयोट्स के बारे में। गयोट्स को टेबल माउंट भी कहा जाता है। होता क्या है गयोट्स, देखिए, जब दो प्लेट टकराई, या आप कह सकते हैं कि जो महासागर के भीतर प्लेटें टकरा रही हैं, अब उसके भीतर जो अंदर दुर्बल मंडल वाले हिस्से में, या आप थोड़ा सा और नीचे पहुंचे तो क्या है, गर्म लावा है। और यही गर्म लावा जब ज्वालामुखी के रूप में ऊपर उठता है तो महासागर के भीतर यानी समुद्र के भीतर ही ये ऊपर उठते ही क्या करेगा, ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण करता है। तो महासागर यानी समुद्र के भीतर ही निर्मित इस प्रकार के ज्वालामुखी पर्वत को गयोट्स बोलते हैं, जिन्हें टेबल माउंट कहा जाता है। तो समुद्र के नीचे सपाट शीर्ष वाले ज्वालामुखी पर्वत गयोट्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए, सपाट शीर्ष वाले निमग्न ज्वालामुखी पर्वत, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। ठीक है, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं। सी माउंट भी इन्हें कहा जाता है। तो सी माउंट समुद्र तल से उठने वाले जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत होते हैं जो समुद्र की सतह से नीचे ही रहते हैं। ये ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण बनते हैं, या तो विवर्तनिक प्लेट सीमाओं पर। और विवर्तनिक प्लेट सीमाओं के बारे में हमने पहले पिछले सेशन में पढ़ा है। 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और रूपांतरण। तीनों से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है हमने ये भी पढ़ा है। कहां कहां कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं हमने ये भी देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो ज्योग्राफी का दूसरा एपिसोड देख लीजिए जो एमसीक्यू सीरीज से ही जुड़ा हुआ है, और पहला भी देख सकते हैं, उसमें भी हमने इसमें चर्चा की है। जैसे मध्य महासागरीय कटक पर या फिर प्लेटों के भीतर स्थित हॉटस्पॉट पर। ठीक है, ये सी माउंट अत्यधिक ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, कभी कभी वितलीय मैदान तक भी कई हजार मीटर ऊपर तक उठ जाते हैं। ये प्रायः रैखिक श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं जो तब बनती हैं जब विवर्तनिक प्लेटें स्थिर हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरती हैं। जैसे हवाई और पोलिनेशियन द्वीप समूहों में इसे देखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, महासागरीय गर्त लंबे संकरे गड्ढे होते हैं जिनका निर्माण अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होता है, जहां एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपण होता है। और दूसरा है, महासागरीय गभीर यानी ओसनिक डीप्स का आशय वितलीय मैदान के विस्तृत समतल क्षेत्र से है जिनका निर्माण सूक्ष्म अवसादों के निक्षेपण से होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सबसे पहले समझते हैं महासागरीय गर्त को। महासागर हमने विभिन्न स्थलों के बारे में चर्चा की है, महासागरीय स्थलाकृतियों के बारे में भी चर्चा की है। ठीक है, देखिए महासागर को जैसे आप पढ़ते हैं, ये मान लीजिए जलमग्न है, ठीक, ये महाद्वीपीय हिस्सा है और ये महासागरीय। ये जो सबसे निचला हिस्सा है यही है दरअसल महासागरीय गर्त, बिल्कुल नीचे वाला संकरा हिस्सा ये महासागरीय गर्त है। ठीक है, तो महासागरीय गर्त लंबे संकरे गड्ढे होते हैं जिनका निर्माण अभिसरण प्लेट सीमाओं पर होता है, जहां
एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है। अब ये अभिसरण प्लेट सीमांत क्या है? अभिसरण प्लेट सीमा क्या है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, आगे की ओर आई, आपस में टकराई, जो भारी प्लेट है वो हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, और यहां पर जो नीचे क्षेपित हुई वो कहां पहुंच गई? सबडक्शन जोन में। यही क्या है? यही सबडक्शन जोन है, जिसे क्षेपण सबडक्शन जोन कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ये जो बहुत भारी प्लेट है नीचे की ओर गई, बहुत अधिक टेम्परेचर है गहराई में, बहुत अधिक टेम्परेचर के साथ साथ बहुत ज्यादा दाब है यहां पर, और गर्त में जाते जाते महासागर के भीतर अंदर फिर गर्त का निर्माण होता है। ठीक है पहला सेंटेंस सही है। दूसरा, महासागरीय गभीर यानी ओशनिक डीप्स, इसका आशय वितलीय मैदान के विस्तृत समतल क्षेत्र से है जिनका निर्माण सूक्ष्म अवसादों के निक्षेपण से होता है। ठीक है, अभी जैसे हमने महासागरीय गर्त की बात की, लंबी संकीर्ण खड़ी ढलानों वाली अवनतियां होती हैं जो प्लेट प्रविष्टन यानी सबडक्शन जोन या क्षेत्रों में होती हैं। आप इमेज में देखिए, ये है क्या? महासागरीय गर्त, जबकि गंभीर जो सागरीय मैदान है ये वाला हिस्सा है, ये गंभीर सागरीय मैदान वाला हिस्सा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या है गंभीर सागरीय मैदान वाला हिस्सा? महासागरीय गर्त वितलीय मैदान के समतल क्षेत्रों को नहीं बल्कि इन गर्तों के भीतर स्थित सबसे गहरे हिस्से को संदर्भित करता है। ये सबसे गहरे हिस्से को संदर्भित करता है, ये है महासागरीय गर्त। वहीं जब हम वितलीय मैदान के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो वितलीय मैदान विस्तृत हल्की ढलान वाली क्षेत्रीय सतहें हैं जो सूक्ष्म अवसादों से ढकी होती हैं और ये खड़ी एवं संकीर्ण गर्तों से भिन्न होती हैं। यानी हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो हो जाएगा गलत, पहला सही। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जो कि आपके लिए है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सन, मून और अर्थ एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। दूसरा, सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के सापेक्ष एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, ये 90 डिग्री ये वाला। ठीक है, तब लघु ज्वार आते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है हमें बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न को का सही जवाब आप देंगे गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। उसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।